प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास उड़ीसा भुवनेश्वर से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में आप लोगों को मैं बात कहूँ, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखा करिए और शाम का कार्यक्रम और कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम आवश्यक रूप से देखा करिए अगर ज्योतिष में रुचि रखते हैं और ज्योतिष समझना चाहते हैं तो। एक चीज़ और है कि कुंडली विश्लेषण के माध्यम से एक आम व्यक्ति के जीवन में किस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं और उसका कारण क्या है, उसके दिमाग में जो प्रश्न उठ रहे हैं उसका वास्तविक कारण क्या है, ये सब हमारी कुंडली में बैठे ग्रह और चल रही दशाओं से आसानी से पता लगाया जा सकता है। आइए, इनकी कुंडली में इनका जन्म होता है उत्तरायण। तो जिस व्यक्ति का जन्म उत्तरायण में होगा वो निश्चित रूप से आत्मविश्वास से युक्त होता है। मतलब अब उनकी कुंडली में शुक्रदेव, बुधदेव, चंद्रदेव और देवगुरु बृहस्पति, इन लोगों का प्रभाव, ये जो ग्रह हैं, मतलब इनके गुण अब उस व्यक्ति में तीव्र हो जाएंगे। तो गुरु की गुरुता, चंद्र की शीतलता, शुक्र की सुकुमारता और बुध की बुद्धिमता, ये चारों व्यक्ति को स्वतः मिल जाता है। या ये कह सकते हैं कि अब व्यक्ति के ऊपर इनका प्रभाव देखने को मिल जाता है। वो चपल चंचल चालाक भी है, गंभीर भी है, स्वभावगत वो शीतल भी है और मन को आंदोलित करने वाला भी है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन है और उनका मन स्वतः बेचैन रहता है। शीतल नहीं, शीतल होते हुए भी उसमें भावनाओं की तरंग उत्पन्न होती रहती है। तभी तो देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा के ऊपर उनका हृदय आ जाता है। बड़ी गहरी बात है। शिशिर ऋतु में शनि का प्रभाव होता है। मतलब इस हर एक ऋतु के अपने अपने देवता हैं। तो शिशिर ऋतु पे देवगुरु बृहस्पति का भी कुछ ग्रंथों में बात आया है और ऐसे वस्तुतः शनिदेव का प्रभाव बताया गया है। इस कारण से व्यक्ति के काम थोड़े विलंब से होते हैं। शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति सुंदर है। प्रतिपदा तिथि में जन्मे होने से अब चंद्रमा पापक हो जाएंगे। इस कारण से व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे पक्ष बनेंगे। धन उसका प्राइवेट सेक्टर से या कई बार सरकारी क्षेत्रों से भी आएगा, वो मैं बताऊंगा आगे कैसे। शुक्ल प्रतिपदा के चंद्रमा पापक हो गए। दिन हुआ बुधवार और बुध इस कुंडली के लिए नवम भाव के अधिपति के साथ साथ 12वें के अधिपति होकर के चतुर्थ भाव में तीनों शुभ ग्रह केंद्र में, एक तो उत्तरायण में तो शुभ ग्रह को बल मिल गया, लग्न में गुरु, चतुर्थ में बुध और चंद्रमा, जहां चंद्रमा स्वतः दिग्बली होते हैं, उत्तर दिशा है। बुध वस्तुतः उत्तर दिशा में ठीक ठाक होते हैं, पर सामान्यतया वहां पे उनका बैठना चंद्रमा के साथ थोड़ा कमजोर होगा। मतलब अब वहां पे व्यक्ति के कंसंट्रेशन को बिलो लेके जाएंगे, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होगी, समझने में व्यक्ति को मुश्किल होती है, किसी के बारे में कोई राय विकसित करने में व्यक्ति जल्दबाजी करता है और उसकी निद्रा बड़ी ही कोमल होती है। मतलब बिल्कुल ही पतली नींद होती है, जिस कारण से उसको नींद में दिक्कत होते देखी जाती है। हालांकि वहाँ पे संबंध उनके माता से, पिता से, भाई से, कुटुंब से, वाणी से और इतना ही नहीं, समाज के प्रेम प्रतिष्ठा से, रिकग्निशन से, दाम्पत्य से, संतान से, इन सभी चीज़ों का सुख ये बुध और चंद्रमा देते रहेंगे। उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ है। अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्म होने से व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियां रहती हैं। हालांकि उसको गठिया, साइटिका, हड्डियों की बीमारियां ज़्यादा होते देखी जाती हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपनी कुंडली में देखें तो चंद्रमा 8 डिग्री के बैठे हैं और बुध 4 डिग्री के बैठे हैं। यहाँ इन दोनों ही ग्रहों में बुध से चंद्रमा चूंकि सबसे ज़्यादा तीव्र चलते हैं, तो इस राशि को मकर राशि पे अभी तो वर्तमान में 7.5 चल रही है, तो 7.5 का एक अलग प्रभाव होगा। हालांकि इस कुंडली में 7.5 उतनी ज़्यादा परेशानी देने वाली नहीं है। चंद्रमा से दूसरे घर में शनिदेव धन देने वाले और नौकरी देने वाले भी बनाते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति को चल अचल संपत्ति से भी युक्त होते देखा गया है। मैं बात कर रहा था उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातकों को हड्डियों का रोग, पाचन तंत्र की बीमारियाँ, दांतों की समस्या और कई बार उसको गुदा रोग होता है, मतलब बवासीर। इसको मसालेदार चीज़ों से बचना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, इस मंत्र का जप
प्रत्येक दिन कम से कम व्यक्ति को 108 बार करना चाहिए। और अगर बन पड़े तो आप उड़ीसा के हैं, पता करिए कपास की जड़ अगर मिल जाए तो उसको इसी मंत्र से सिद्ध करके 108 बार, 1008 बार, 5000 बार, 7000 बार अपने सामर्थ्य के बल के आधार पे, अपने सामर्थ्य अनुसार इस मंत्र का जप करके उस जो कपास की जड़ है उसको किसी ताबीज़ में भर के गले में धारण कर लेना है। ये रविवार को करना है। साथ ही साथ ब्राह्मण को खीर, मालपुआ, रबड़ी और रसगुल्ला और मालपुआ, मीठा भोजन अगर हो सके तो अमावस्या को या रविवार को, किसी भी रविवार को आवश्यक रूप से करवाना चाहिए। आपकी कुंडली में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा है और सूर्यदेव इस कुंडली के लाभ भाव के अधिपति होकर के तृतीय भाव में मंगल और शुक्र के साथ बैठे हैं। लग्नेश का जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठना और तृतीय भाव के अधिपति का लग्न में बैठना, यहाँ व्यक्ति अपने भाई, छोटे भाई और बड़े भाई के सहयोग से आगे बढ़ता है। इतना ही नहीं, उसका पराक्रम बड़ी ही मजबूत और श्रेष्ठ गतिविधियों में शामिल होने वाला होता है। उसकी मेहनत कभी गलत जगह पे खर्च नहीं होती है। वो पराक्रमी होता है, हठी होता है, जिद्दी होता है और जो कोई भी काम वो करना चाहता है उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करना भी चाहता है। इतना ही नहीं, अगर तुला राशि लग्न में बनी है और किसी पुरुष की कुंडली है, लग्न में विषम संख्या की राशि का बनना बहुत ही ज़्यादा कुंडली को बलवान बना देती है। इतना ही नहीं, लग्नेश का तृतीय भाव में जाना और तृतीय भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का लग्न में जाना व्यक्ति को मेहनत करने वाला, इससे भी ज़्यादा कि वो अपने मेहनत के बल पे अपने भाग्य में न लिखी हुई वस्तु को भी प्राप्त कर लेने लायक, इतना बढ़िया उसका पराक्रम होता है। सूर्य वैसे भी लग्नेश के साथ लाभेश बैठ गए हैं। लग्न और लाभ की युति एक साथ जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में हो गई और साथ ही साथ यहाँ पे सप्तमेश मंगल, द्वितीयेश मंगल, मतलब कहीं ना कहीं मंगल और सूर्य, जरा युतियों को समझिएगा तो जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति का संबंध अपने से पंचम भाव के अधिपति के संग हुई है और जन्म कुंडली के लग्नेश का संबंध जन्म कुंडली के अपने भाव से एकादशवें भाव के अधिपति सूर्य के साथ हुई है। तो ये दोनों ही जो संबंध बने हैं, तो मंगल और सूर्य और शुक्र और सूर्य, ये जो दशाएं रहेंगी ये अच्छी जाएंगी। मंगल और सूर्य की दशा अच्छी जाएगी और सूर्य और शुक्र की दशा अच्छी जाएगी। तो गड़बड़ कहाँ होगा? मंगल और शुक्र में गड़बड़ होगा। मंगल और शुक्र में गड़बड़ होगा। इस दशा काल में व्यक्ति पथभ्रष्ट होता है, गलत मैत्री में जाता है, अपनी पत्नी को त्याग करके, अपनी पत्नी उसे अच्छी न लग के किसी दूसरे की पत्नी के ऊपर उसका दिमाग जाता है। इतना ही नहीं, व्याभिचारिता मंगल और शुक्र के महादशा अंतरदशा महादशा में बढ़ जाएगी या फिर कामेच्छा बढ़ जाएगी। गलत मैत्री के प्रभाव बढ़ जाएंगे। किसी बाहरी व्यक्ति के आपके जीवन में आने से आपके घर का माहौल मंगल और शुक्र की दशा में प्रभावित होगा। क्लियर है? तो नक्षत्रों पे चर्चा कर दी, युति कैसी बनी थी, एक मैंने उसका आपके सामने झरोखा प्रस्तुत किया। वज्र योग, बौवकर्ण, वैश्यवर्ण और मनुष्यगण, ये जो नक्षत्र है ये वैश्यवर्ण का है। राशियां जो बनी है तुला की बनी है लग्न में, और लग्न के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। ऊपर से आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं, जहां के स्वामी इस कुंडली के सप्तमेश तृतीय भाव में बैठे हैं। मैंने इस पे एक कार्यक्रम बनाया था कि आपकी कुंडली के धन भाव में कौन सी राशि बनी है। तो धन भाव में वृश्चिक राशि बनी। ये अगर बात करें तो ये स्त्रियोचित राशि है और वहाँ राहु बैठ गए हैं जो रेंग करके चलने वाले ग्रह होते हैं। तो अब जो धन आएगा वो राहु को वृश्चिक राशि में नीच माना जाता है। तो राहु के कारण जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में जब जब इनकी दशाएं आएंगी, चाहे अंतर में हो चाहे महादशा में हो, अभी भी राहु की दशा चल रही है, तो इस अवस्था में व्यक्ति को धन जो आएगा वो रुक रुक करके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आएगा। इतना ही नहीं, व्यक्ति की बुद्धि भी समय पे काम नहीं आती है। चीज़ों को भूलने की बीमारी, लगातार मेहनत करने के बाद हाथ में आई हुई वस्तु भी छटक करके निकल जाए, और धन कमाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। आपको बैठे बैठे धन नहीं आता।
उसका दूसरा कारण, अब यहाँ से अगले 5 मिनट तक मैं आपको केतु के बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूँ। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में केतु वृष राशि में बैठे हैं, स्थिर राशि में केतु का बैठना, और वहां से बैठ करके 12वें भाव पे उनकी 5वीं दृष्टि जा रही है। 12वें भाव के अधिपति बुध जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में मित्र की राशि में मित्रस्थ होकर के बैठे हैं। इसका अर्थ है कि 12वें भाव का स्वामी बुध इस कुंडली के राजयोग कारक ग्रह, और साथ ही साथ इस कुंडली के दशम भाव के अधिपति और नवम भाव के अधिपति बुध और चंद्रमा की एक साथ युति जो चतुर्थ भाव में हुई है, ये सबसे अच्छी युति मानी जाएगी। और इस दशा काल में व्यक्ति संपूर्णतया अपने मन मस्तिष्क को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाने में लगा रहता है, घर में पर्यावरण सुखद बनाना चाहता है, भवन भूमि वाहन आदि का सुख प्राप्त करता है, श्रेष्ठ जगहों पे यात्रा करता है, मांगलिक कृत्य, संतान की शादी, विवाह आदि की स्थितियां बनती हैं। पर गौर करिए, मैं केतु के बारे में चर्चा कर रहा था। अष्टम भाव के केतु अगर मेष राशि में, वृश्चिक राशि में, मिथुन राशि में, कर्क, मिथुन के बाद कन्या राशि में, मतलब मेष, वृश्चिक, मिथुन, कन्या और वृषभ, तुला नहीं, अगर वृषभ राशि, इन 5 राशियों में जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अगर केतु बैठे हों, अष्टम भाव में इन 5 राशियों में, ध्यान से समझिएगा, जन्म कुंडली के अष्टम भाव में, फिर से बोल देता हूं, जन्म कुंडली के अष्टम भाव में मेष के, वृश्चिक के, मिथुन के, कन्या के और वृषभ के, याद रखिए इसमें तुला नहीं है, अगर इन राशियों में अष्टम भाव में केतु बैठे होंगे तो उनकी दृष्टि जब 12वें भाव पे पड़ेगी तो व्यक्ति को रोग हो जाता है, लंबी बीमारी हो जाती है, ये पहली बात है। दूसरा, अब स्थिर राशि में बैठे हैं तो वो बीमारी और उसमें जो दवाइयां चलेंगी वो लंबे समय तक चलेंगी, और उस बीमारी से निजात पाने के लिए आपको जीवन भर अपने ऊपर ध्यान देना होगा। बवासीर जिसको पाइल्स बोलते हैं, इसके साथ साथ व्यक्ति को नाभि का क्षेत्र परेशान करता है, पेट में गड़बड़ी सदैव रहती है, नेत्र में परेशानी रहती है, मन एकत्रित नहीं रहता है, घर में कलह का वातावरण केतु और राहु की दशा में बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति का रिसर्च प्रभावित होता है, उसकी उच्च शिक्षा प्रभावित होती है, उसका कंसंट्रेशन गड़बड़ होता है। लेकिन इतने सब नेगेटिव प्रभाव के साथ साथ और भी नेगेटिव इसमें और भी क्या होता है कि अगर अष्टम भाव में केतु इन राशियों में बैठे हैं तो व्यक्ति का धन जो वो कमाया है, जो उसने मेहनत से कमाए हैं, उसका ही धन उसके पास आने में दिक्कत होती है। तो ऐसे लोगों को ये शिकायत रहती है कि पंडित जी मैं जितनी मेहनत करता हूँ उतना मुझे मिलता नहीं है, क्योंकि जन्म कुंडली के 12वें भाव पे जब केतु की दृष्टि इन राशियों में बैठ करके पड़ जाती है तो व्यक्ति को चतुर्गुणित मेहनत करने पर विवश कर देती है। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति के अपने ही पैसे उसका कई बार सहयोग नहीं करते हैं, उसके कुटुंबजन जब जब उससे उसकी आवश्यकता पड़ेगी तब तब उससे शत्रुता बना लेते हैं, मित्र नहीं रह जाते। यहाँ के केतु वस्तुतः कारक होते हैं, पर इन राशियों में बैठ करके वो धन तो देते हैं, विलंब देते हैं, परेशानी देते हैं, अधिक व्यय देते हैं, लोगों को समझने में गलतियां हो जाती हैं, और व्यक्ति के जीवन में प्रायः आए दिन लोगों से किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता है। उसको अपने ही बल पे धन कमाना पड़ता है, बल्कि उसके पैसे अटक जाते हैं, जहां भी वो पैसा देगा वहां से पैसा निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर उस केतु के ऊपर किसी भी एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो यकीनन ये कुछ हद तक काम करने वाली चीज हो जाती है। लेकिन अगर उस पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, जैसे कि प्रस्तुत कुंडली में नहीं पड़ रही है, तो ये आपके धन को अटकाने का और धन को फंसाने उलझाने का, उधार का कारोबार बंद करने का, आपके दुकान को कमजोर कर देने का और उधारी के काम के कारण आपके व्यापार को नुकसान में ले जाने का प्रधान कारण बन जाता है। ऐसे लोग जिनकी कुंडली के अष्टम भाव में केतु बैठे हैं, उनको उधार का लेन देन कम करना चाहिए। साथ ही साथ धन किसी को देने से 50 बार सोचना चाहिए और नहीं देना चाहिए। अब बात करते हैं आगे। इनकी कुंडली में मैंने ये एक आपको लग्न कुंडली के बारे में चर्चा की। नवमांश कुंडली में वृश्चिक का नवांश बना है, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं। शनि और मंगल लग्न में बैठे हैं और सप्तम भाव पे पूर्ण दृष्टि उनकी जा रही है। बात करते हैं जन्म कुंडली के नवांश चक्र के पंचम भाव में, तो वहां गुरु और चंद्रमा बैठे हैं। मीन राशि का वहां निर्माण हो रहा है। गुरु वहां अपनी राशि में बैठे हैं, इस वजह से यहां से ज्यादा वो नवांश कुंडली में, मतलब पत्नी की कुंडली में गुरु का
लग्न में, पंचम भाव में, सप्तम में और नवम भाव में बैठना दाम्पत्य को बड़ा ऊंचा लेके जाता है। पर नवांश कुंडली के लग्न में शनि और मंगल का बैठना व्यक्ति को विवाह में, प्रेम विवाह में ले जाने वाला, कठोरता भी देने वाले बन जाते हैं। हालांकि वहाँ पे वाणी को हमें कंफ्यूज करने से बचाना होगा। संबंधों में दूरी तय हो ऐसा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि नवांश कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र और सूर्य बैठे हैं। विवाह टूटता तो नहीं है, पर हाँ उसमें थोड़ी बहुत मशक्कत कभी कभी देखने को मिल जाती है। इसका कारण होगा नवांश कुंडली के सप्तम भाव पे शनि मंगल की दृष्टि और नवांश कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य और शुक्र का एक साथ बैठना। उसमें जो थोड़ी बहुत अच्छाई दिख रही है, जो कम्युनिकेशन में अच्छाई दिख रही है, जो धर्म में, जो दार्शनिकता, जो दृष्टिकोण, जो प्रेम, जो सौहार्द, जो एक दूसरे को प्रेम देना, जो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करना, एक दूसरे को आदर देना, जो एक दूसरे के प्रति जो है वो कृतज्ञता का जो भाव है, वो नवांश कुंडली के पंचम भाव से प्रकट हो रहा है। नवांश कुंडली के 12वें भाव के स्वामी का पंचम भाव में या 12वें भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में जाना, नवम भाव के अधिपति चंद्रमा का पंचम भाव में बैठना गुरु के साथ, ये एक अच्छी स्थिति दिखा रही है विवाह के बाद उत्तरोत्तर व्यक्ति के फल में वृद्धि के। दशमांसा कुंडली में दशम स्थान में मंगल का बैठना लग्नेश होकर के और लग्न में चंद्रमा का बैठना भाग्येश होकर के, ये एक संतुलित और श्रेष्ठ दशमांसा कुंडली का निर्माण कर रही है। अगर आपकी कुंडली में मैं बात करूं तो आपको निश्चित रूप से व्यापार करना चाहिए। आरंभ में आप नौकरी अगर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, पर यह कुंडली अगर व्यापार करेगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। व्यापार में खाने पीने का काम, कपड़े का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, इसके साथ साथ आप ट्रांसपोर्ट तो सबसे बढ़िया रहेगा। अष्टम भाव में केतु बैठे हैं और जन्म कुंडली के धन भाव के अधिपति मंगल शुक्र और सूर्य के साथ तीसरे भाव में बैठे हैं, तो ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र बहुत अच्छा है। दशम स्थान में चर प्रकृति की राशि बनी है, उस भाव का अधिपति बुध के साथ बैठ करके वापस दशम स्थान को देख रहा है। दशमांसा कुंडली में लग्नेश मंगल स्थिर राशि में बैठ करके अपनी जन्म कुंडली के चौथे भाव पर उनकी दृष्टि जा रही है। इस वजह से व्यक्ति को करियर का सुख सामान्यतया मिल जाता है। करियर में कमजोरी इस कुंडली को नहीं देख रहा हूँ। हालांकि प्राप्त होने में और कारोबार को लेकर के जो एक विस्तारवादी नीति होती है, जो आगे बढ़ने का बल होता है, वो थोड़ा सामान्य से कमजोर देख रहा हूँ। मैं एक बात और कह देता हूँ, दशमांसा कुंडली में धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बने हैं और वो जन्म कुंडली के पंचम भाव में शनि और केतु के संपर्क में आ रहे हैं। मंगल राहु केतु का संपर्क आ रहा है। इस वजह से धन कमाने में थोड़ी बहुत मशक्कत जीवन के आरंभ में होती है। बाद में चल करके धीरे धीरे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है, 36वें वर्ष के बाद व्यक्ति के जीवन में आमदनी का नया सोर्स जनरेट होता है। अभी आप पढ़ाई करिए और मैं समझता हूँ कि अभी आपको 2027 तक चुपचाप पढ़ाई करने की आवश्यकता है। अगर इस दौरान नौकरी नहीं होती है तो आप स्वयं का रोजगार स्थापित आराम से कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट इस कुंडली के लिए सबसे बढ़िया है। बिल्डिंग मटेरियल इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में खाने पीने का काम भी बहुत अच्छा होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी आपकी कुंडली में सुखदायक बन रहा है। नक्षत्रों की बात अगर करेंगे तो आपकी कुंडली के हिसाब से स्वाति, उत्तराषाढ़ा, अनुराधा और मृगशीरा, श्रवण, हस्त और अनुराधा, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए बहुत अच्छे हैं। दिन आपकी कुंडली के हिसाब से शुक्रवार और शनिवार का बहुत अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली में चौथा भाव बहुत अच्छा बैठा हुआ है, पर बुध के बैठने के कारण निद्रा में कमजोरी और कई बार थोड़े बहुत कलह के वातावरण से भी, हालांकि ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खराब नहीं कहूँगा, ठीक ठाक है। आत्मविश्वास को बल देना होगा। माणिक्य धारण कर सकते हैं इस कुंडली में, ऐसी कोई आकाश वाली बात नहीं होगी। आप चाहेंगे तो आपकी कुंडली के आधार पर शुक्र वर्ग उत्तम है और दशमांसा कुंडली के आधार पर भी शुक्र के प्रभावों में, लग्न कुंडली के आधार पर भी जो स्थिति मैं समझ रहा हूँ, सफ़ेद पुखराज आप आराम से धारण कर सकते हैं तर्जनी उंगली में। ताबीज़ तुरंत ही धारण कर लीजिएगा। राहु की दशा है 2029 के अगस्त तक। अगर कुछ भी नहीं पहनना चाहते हैं तो एक लाजवर्त तो आवश्यक रूप से धारण करना होगा। ये कुंडली खाने पीने का काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। दूध का, दही का बिजनेस, कपड़ों का बिजनेस, सिर्फ सफ़ेद रंग के कपड़े, इसका भी आप अलग से व्यापार कर सकते हैं। ये मैंने लग्न, नवांश और दशमांसा कुंडली में सूर्य और मंगल का जो संबंध बना है, सूर्य और मंगल का, वो द्विद्वादश का बन रहा है। इस कारण से व्यक्ति के जीवन में जो करियर वाला सेक्शन होता है वो थोड़ा आरंभ में व्यय करवाता है, बाद में चल करके वो एस्टेब्लिशमेंट में जाता है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि इस व्यक्ति की कुंडली का जो दशमांसा बना है, वहाँ पे शनि और गुरु का एक साथ बैठ जाना व्यक्ति को उसके काम में, उसकी बुद्धि बड़ी अच्छी है, वो उसके काम के साथ वो अपना न्याय करेगा और उसके साथ वो किसी भी तरीके का अन्याय नहीं करता है। कर्म क्षेत्र के आधार पर आप अगर चाहें तो कानून की पढ़ाई भी
आराम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप फैशन डिजाइनिंग और मैनेजमेंट का काम भी आसानी से कर सकते हैं। अन्य वर्ग चार्ट के आधार पे अगर मैं बात कर दूं तो आपकी कुंडली में संतति का सुख थोड़ी कमजोर दिख रही है, इस वजह से विवाह मिला करके करिएगा, क्योंकि नवांश कुंडली में भी शनि मंगल का संबंध पंचम भाव पे, गुरु और चंद्रमा के साथ केतु बैठे हैं, इस वजह से थोड़ी सी भ्रम की स्थिति राहु और केतु के कारण बन रही है। संतान के सुख के लिए हमें विवाह मिला करके नौकरी संतति करने वाली होगी। बलाबल के आधार पर अगर मैं बात कर दूं तो आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल और शुक्र की दशाएं बहुत अच्छी जाएंगी। बुध और चंद्रमा की दशा भी आपकी कुंडली में कोई खराब नहीं जाएगी, बहुत अच्छी जाएगी। कमजोर जाएंगे गुरु, इस कुंडली में गुरु की दशा और इस कुंडली में राहु और केतु की दशा। ये दशाएं आपके जीवन को परेशान करने के लिए आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, व्यापारिक दृष्टिकोण से कमजोर जाने वाली हो सकती हैं। इन दशाओं को ही ठीक करने के लिए मैंने आपको जितना उपाय बताया है आरंभ में, वो कर लेना चाहिए। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या के लिए जो मैंने कपास की जड़ कहा है वो बहुत फायदा करेगा। बाकी दान जो मैंने रविवार को करने को कहा है वह आपके ग्रह जनित जितने भी दोष हैं उसको समाप्त करने में कारगर भूमिका निभाएंगे। होरा चक्र के आधार पे आपकी कुंडली में मैं एक बात जो सामान्यतः आपको बता दूं कि जितने भी ग्रह हैं सारे के सारे, एकमात्र ग्रह आपकी कुंडली में शनि को छोड़ करके जितने ग्रह हैं वो आपको कष्ट देने के लिए नहीं बने हैं। इस कुंडली में ग्रह कष्टदायक नहीं है। ग्रहों की डिग्री कुछ ऐसी बैठी है कि सारे के सारे ग्रह होरा चक्र में चंद्रमा के होरा में जा रहे हैं, जिसका प्रतिफल शास्त्रों में बहुत ही शुभ बताया गया है। अष्टक वर्ग के आधार पे अगर मैं आपको आगे लेके आ जाऊं तो उसके आधार पे आपकी बुद्धि बड़ी अच्छी है, आप विनम्र हैं, धन बचाना चाहते हैं, सही जगह पे संतुलित धन कमाना चाहते हैं, मेहनती आप उतने नहीं हैं, मानसिक रूप से मेहनत करते हैं, शारीरिक मेहनत को बढ़ाने की आवश्यकता है, अपने आप को नियम में रखने की आवश्यकता है। आप अपने जन्म स्थान से दूर भी जाना चाहें तो भी जा सकते हैं और घर पे भी रह करके आप अच्छी खासी आमदनी जनरेट कर सकते हैं। पढ़ाई में इस कुंडली में योग्यता है और सामर्थ्य है, ये कुंडली पढ़ाई बहुत अच्छा कर लेगी। अपने कर्मों के साथ, अपने वंश के कर्मों के साथ, अपने मित्रों के साथ व्यक्ति संपूर्णतया न्याय करेगा। केतु की दशा और राहु की दशा में कभी कभी जब केतु में बुध का अंतर आएगा या केतु में जब चंद्रमा का अंतर आएगा या जब इन महादशाओं में इनके केतु का अंतर आएगा तो मित्रों से नुकसान हो सकता है, इसका भी ध्यान रखना होगा। आपकी कुंडली नौकरी बहुत अच्छा कर सकती है, दूसरे नंबर पे प्राइवेट नौकरी कर सकती है। व्यापार भी अगर करना होगा तो मैं कहूंगा कि हाँ ही करें, प्राइवेट नौकरी से ज्यादा ही लगभग व्यापार का योग बना हुआ है। गुरु तुला में बैठे, नवांश में अपनी राशि में बैठ गए, दशमांशा कुंडली में, जन्म कुंडली में कहाँ बैठ गए, जाकर के मीन राशि में राहु केतु के संपर्क में शनि के साथ, इस वजह से भी आप व्यापार कर सकते हैं, पर आरंभ में नौकरी की तैयारी ज़्यादा करिए। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में दिनचर्या और भी ज़्यादा संतुलित रखने की आवश्यकता है। रिसर्च आपका बिल्कुल ठीक है, आप बहुत अच्छा सोचते हैं और आपका थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत विलक्षण है। इतना ही नहीं, आपकी कुंडली का भाग्य बल, धर्म बल, लोगों का आदर, बड़े जनों का सम्मान और संस्थाओं के अधिपति होने का योग लगा हुआ है। आपकी कुंडली बहुत प्रगति करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि लाभ भाव को बहुत अच्छा अंक प्राप्त होते देख रहा हूं। ये कुंडली प्रोग्रेसिव है और प्रोग्रेस करने वाली भी है। क्लियर है? अब बात मैं सेक्शन के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो अब बात मैं करूंगा विभिन्न ग्रहों के नक्षत्रों में बैठने का। सूर्य आपकी कुंडली में उत्तराषाढ़ में अपने नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रह अगर अपने नक्षत्र का बैठा है तो चिंतित नहीं होना चाहिए और वो परिणाम लगभग अच्छा देता है। चंद्रमा उत्तराषाढ़ में बैठे हैं, इस वजह से मैंने उनका प्रभाव बताया है। मंगल का जो प्रभाव है वो आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको व्ययी बना रहे हैं और कई बार आपको धन कमाने के लिए मेहनत करने पर विवश कर रहे हैं। बुध का जो प्रभाव आपकी कुंडली में उसके आधार पर आपको बुद्धिमान और सुखी बना रहे हैं। गुरु का जो प्रभाव है आपकी कुंडली में आपको भ्रमित कर रहे हैं और आपके कारोबार को थोड़ा बहुत देर में शुरू करवा रहे हैं। शुक्र का जो प्रभाव आपकी कुंडली में बना है वो कंफ्यूजन में है और वो मेहनत करने से आपको रोक रहे हैं, आपको आलसी बना रहे हैं। शनि का जो प्रभाव आपकी कुंडली में बैठा है उसके आधार पर आपको वो परिणाम देर से देते दिखाई दे रहे हैं। जिस नक्षत्र में राहु बैठे हैं उस नक्षत्र का प्रभाव आपकी कुंडली में बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि और राहु का संबंध लगभग केंद्र का है। शनि की दृष्टि जन्म कुंडली के धन भाव पे है और इस कुंडली में पैतृक संपत्ति का सुख देर से है, इस वजह से उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। केतु के बारे में मैंने बात की है, दिया हुआ पैसा अटक जाएगा,
किसी को देना नहीं है, उधार का बिजनेस बिल्कुल बंद करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने स्वास्थ्य का, अपने नेत्र की ज्योति का, निर्णय लेने की क्षमता का और माता के स्वभाव और स्वास्थ्य का वहाँ पे भी ध्यान रखना है। माता को कई बार लंबी बीमारी घेर लेती है। अब बात करते हैं विभिन्न ग्रहों के साथ जो संबंध बने हैं। चंद्रमा से बुध का एक साथ केंद्र में आना ये व्यक्ति को बहुत ही सुकोमल और श्रेष्ठ विचारों वाला बनाता है, झगड़ालू नहीं बनने देता। चंद्रमा से दूसरे घर में शनिदेव का बैठना ये व्यक्ति को धनवान और गंभीर बुद्धि का बनाता है, नौकरी करने वाला और आयु का संपन्न बनाता है, मतलब आयु अच्छी रहती है, अकाल मृत्यु का दोष इस कुंडली में नहीं लगेगा। चंद्रमा से 5वें घर में केतु माता को लंबी बीमारी और कई बार व्यक्ति को चंद्रमा और केतु के अंतरदशा में बेवजह स्वास्थ्य पे धन खर्च होता है। चंद्रमा से 10वें घर में गुरु व्यक्ति को व्यापारी, पदस्थ अधिकारी और कई बार संतान के सुखों से वंचित करने वाले भी हो जाते हैं। चंद्रमा से 11वें घर में राहु ये आपको मायावी और डिप्लोमेसी करने वाला डिप्लोमेट बना देते हैं, राजनीतिज्ञ बना देते हैं। चंद्रमा से 12वें घर में मंगल आपको पराक्रम करने से आलसी देते हैं। चंद्रमा से 12वें घर में शुक्र सुंदर पत्नी का सुख कमजोर मिलता है, दाम्पत्य का प्रभाव कमजोर होता है। चंद्रमा से 12वें घर में सूर्य ये व्यक्ति को मतिमान तो बनाते हैं पर कई बार व्यक्ति को निर्णय लेने में बड़ी परेशानी भी होती है। गुरु से 4थे घर में चंद्रमा, लग्न से केंद्र में चंद्रमा, लग्न से केंद्र में बुध और केंद्र में 3 शुभ ग्रहों का प्रभाव आपकी कुंडली को बेस्ट बना रहा है और आपकी कुंडली में जीवन में जितनी भी समस्याएं लगभग आएंगी उन सबका समापन इन्हीं तीनों ग्रहों के कारण होगा। जब मैं बात चलित चक्र की कर रहा हूं तो यहां पे जितने भी ग्रह हैं तीसरे भाव में वो सारे के सारे उठ करके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। इसका परिणाम होगा कि आपकी कुंडली में भवन भूमि वाहन का सुख, इसका परिणाम होगा कि आपके घर में कलह का वातावरण, इसके परिणाम में आपका मन शांत है, इस परिणाम में कई बार निर्णय लेने की क्षमता कमजोर और इसका ही परिणाम होगा कि घर में बाहर से देखने पे तो सब कुछ अच्छा है पर आंतरिक कलह से व्यक्ति का मन परेशान है। मतलब लगभग जितने भी ग्रह यहाँ तीसरे भाव में बैठे हैं ये सारे के सारे ग्रह चतुर्थ भाव में आ रहे हैं और यहाँ पे चतुर्थ भाव में आने के कारण इनका 60% जो परिणाम रहेगा वो चतुर्थ भाव का आएगा। इस कारण से घर में कलह होगा, घर में मानसिक अशांति का दौर होता है, घर में प्रायः कंफ्यूजन का एक माहौल बन जाता है। लेकिन गुरु और शनि यथावत बैठे हैं, राहु भी यथावत है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। याद रखिएगा, चलित चक्र में ग्रह जब स्थिति बदलता हो लग्न कुंडली से तो उसकी दृष्टि सदैव लग्न कुंडली से ही देखी जाती है, चलित चक्र से दृष्टियां नहीं देखी जाती हैं। मतलब दृष्टि कहां से देखनी है? सूर्य, मंगल और शुक्र दृष्टि तीसरे भाव का ही देंगे, 9वें भाव पे, है ना। लेकिन बुध और चंद्रमा की दृष्टि 10वें भाव पे ही रहेगी। चलित चक्र में जब ये तीनों ग्रह उठ करके यहां आएंगे तो इनकी दृष्टि यहां से ना देखी जाएगी, यहां से ही देखी जाएगी। केंद्र में गुरु बैठे हैं तो घबराने जैसी कोई बात नहीं है। किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रहा यस्य केंद्रे बृहस्पति शुक्रो दश सहस्राणि बुद्धो दश सुतानि च लक्ष्यमेकं तो दोषाणाम गुरु लग्ने व्यपोहति। लग्न में गुरु हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। नक्षत्र बताया, दिन बताया, दिशा बता देता हूं। धन कमाने के लिए आप दक्षिण और पूर्व की दिशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। विवाह करने के लिए मकर राशि मकर लग्न, धनु राशि धनु लग्न, ये 2 राशियां बहुत अच्छी रहेंगी। इसके साथ साथ विवाह की दिशा आप पूरब भी रख सकते हैं और उत्तर भी रख सकते हैं। भवन के हिसाब से पश्चिम दिशा के मकान में आप आराम से अपना प्रवेश द्वार रख सकते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। और भी बातें हैं जो बता देता हूं आपको। अगर इस कुंडली में माता और पिता का सुख बहुत अच्छा है और माता और पिता की सेवा भी बहुत अच्छी है, 9वें भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठे हैं, ये सबसे प्रामाणिक बात है। और 9वें और 10वें के अधिपति केंद्र त्रिकोण का योग लगा रहे हैं, शश योग लगेगा। गुरु लग्न में बैठे हैं, कई सारे दोषों का समन करेंगे। तृतीय भाव में सूर्य के साथ मंगल और शुक्र के बैठने के कारण व्यक्ति पराक्रमी होगा। दशमांसा कुंडली के आधार पे मैंने बात कही है, यहाँ पे मंगल लग्नेश बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति कम से कम धन बाहर से भी कमा सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी करता है और उसके जीवन में लायबिलिटीज रहती है। दशमांसा कुंडली में जो स्थिति बनी है उसके आधार पर और बाकी के अन्य वर्ग चार्ट के आधार पर आपको मैं बताऊं, आपका नेचर झगड़ालू नहीं है, आप मेहनती हैं, परिणाम थोड़ा देर से मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप व्यापार करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कोई भी शुभ काम करना हो, धर्म का, विवाह का, भवन भूमि वाहन का, यात्रा का, उच्च शिक्षा का, एडमिशन लेने का,
और अच्छे लोगों से मैत्री करने का, तो आप आराम से बुध और चंद्रमा के अंतर्दशा महादशा को देख सकते हैं। कोई भी संतति से संबंधित निर्णय लेना हो, यात्रा से, रिकॉग्निशन से, नौकरी से, प्रतिष्ठा से, ट्रांसफ़र से और प्रमोशन आदि से, तो शनि और केतु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी कुंडली में व्यापार से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना हो तो गुरु और चंद्रमा से संबंधित दशाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।